चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एलसीएम पर आधारित ये दो एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपका ये एलसीएम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो भाई इससे पहले मैं आपको एलसीएम की 3 क्लास और प्रोवाइड करा चुका हूँ। उन सभी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके बाद अगली क्लास से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज की क्लास के पहले सवाल को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 बचता है, लेकिन वही संख्या 7 से विभाजित है। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल आपको ऐसा ही सवाल कराया था और वहां मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आप ये चेक कीजिए कि संख्या किस नंबर से विभाजित है। तो भैया आप देख रहे हैं कि ये जो आपको नीचे संख्या दी गई है ये 7 से एग्जैक्ट विभाजित है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि कभी कभी हमें क्या दिक्कत आती है कि हम एग्जैक्ट नियम को, जो 7 का नियम है, उसे एग्जैक्ट हम इन संख्याओं पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। भाई 7 के नियम की मैंने क्लास आपको आज प्रोवाइड कराई है जिसके अंदर मैंने 7 के 5 नियम बताए हैं कि कैसे कैसे आप संख्याओं को 7 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप उन सभी नियम की बात करेंगे तो यहाँ पर उनमें से एक भी नियम आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको या तो इस संख्या को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब आप इसके आंसर तक पहुंचेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, भाई आप यहां से क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जहां से आपसे कहा गया कि 7 से विभाजित है। अगर आप यहां से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आप केवल यहां तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई शेषफल कितना बचता है, भाई शेषफल केवल 4 बचता है। तो अब आप याद कीजिए कि पिछली क्लास के अंदर आपने ऐसे भी सवाल किए हैं जब आपके पास कुछ ना कुछ शेषफल बचता था तो आप क्या करते थे, भाई जो हमारे पास शेषफल बचा है उसे हम दी गई संख्याओं में से माइनस कर देते हैं। तो भाई अगर यहाँ से शेषफल हट जाएगा तो इनमें से कोई एक संख्या 16 से, 18 से, 20 से और 25 से एग्जैक्ट विभाजित होगी तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं। भैया वो कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 का डिवीजन रूल एग्जैक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अगर एग्जैक्ट अप्लाई हो जाएगा तो हम उसको एग्जैक्ट अप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। कौन से वाले पर, भाई जो हमारा फैक्टर और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है हम उसको फॉलो करेंगे और उससे अपने आंसर को निकालेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करना है तो जरा समझते हैं। वही पहले वाला कॉन्सेप्ट, हमें यहाँ से 4 को हटा देना है। तो भाई अगर मैं यहाँ से 4 को हटा देता हूँ तो ये संख्या क्या बन जाएगी, भाई ये बन जाएगी 17,000। यहाँ से अगर मैं 4 को कम कर दूंगा तो भाई ये बन जाएगा 17,996। यहाँ से अगर मैं 4 को कम कर दूंगा तो भाई ये बन जाएगा 17,998। यहाँ से अगर मैं 4 को कम कर दूंगा तो ये संख्या बन जाएगी एग्जैक्ट 18,000। अब आपको क्या करना है, आप इन नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए। भाई मैं कहता हूं कि आप 18 ले लीजिए। 18 आपके लिए क्यों आसान है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे 9 गुना 2, ये दो फैक्टर बनेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, आप केवल 9 का नियम अप्लाई करिए। जिस नंबर पर भी 9 का नियम अप्लाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। भाई इसका जोड़ कितना आ रहा है, 7 और 1 8। मैंने पहले भी कहा है जो संख्या नहीं बनेगी उस पर हम नियम को अप्लाई करेंगे। तो भाई ये 9 से नहीं कटती है। चलिए इसे चेक करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32। तो भाई ये भी 9 से नहीं कटता। चलिए इसको चेक करते हैं। 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 7 33, 33 और 1 34। तो भाई ये भी 9 से नहीं कट रहा है। लास्ट आपके पास बचता है और इसको आप टोटल करेंगे तो जोड़ने पे कितना आया, तो भाई जोड़ने पे 9 आया। इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो भाई 18,004 वो एग्जैक्ट संख्या है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर 4 शेषफल देती है, लेकिन वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो भाई अब आप अपनी तसल्ली के लिए 18,004 को 7 से डिवाइड करके देखिए कि क्या वास्तव में आंसर यही है। तो भैया आप देखेंगे, डिवाइड कर लीजिए। 7 दूनी 14, आपके पास 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 पंजे 35, उसके बाद आपके पास 5 बचेगा, फिर आप 0 उतारेंगे, 7 सत्ते 49, उसके बाद 1 बचेगा, 4 को उतारेंगे, 7 दूनी 14।
तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, 28,004 ही वो संख्या होगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो भाई अगर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं रूल को तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, अदरवाइज हमारे पास पहले वाला कॉन्सेप्ट है, हम फैक्टर और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं, यदि तीनों घंटियां 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं तब दोबारा एक साथ वे तीनों किस समय बजेंगी। तो भाई आपसे सवाल के अंदर दो तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आपसे समय पूछा जाता है और या आपसे टाइम पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो भाई एक साथ बजने का मतलब है कि हमें एक कॉमन वैल्यू चाहिए। तो भाई कॉमन वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो भाई हमें केवल एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो आपको तीनों घंटियों का अलग अलग टाइम दिया गया है, 20, 30 और 40। तो भाई पहले इस वाले विकल्प की बात करते हैं, इस वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर आपसे सवाल के अंदर समय पूछा जाए कि कितने समय के बाद घंटियां एक साथ बजेंगी, तो भाई आपको 20, 30 और 40 का एलसीएम लेना है। तो भाई मैं आपको दो तरीके पहली क्लास के अंदर बताकर आया था। एक मैंने आपको टेबल वाला तरीका बताया है, भाई आप 20, 30 और 40 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 120 ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो तीनों टेबल के अंदर सबसे पहले आ रही है। तो भाई जो वैल्यू सबसे पहले आती है वही आपका एलसीएम होता है। तो आप चेक करेंगे इन ऑप्शन के अंदर आपको 120 मिला है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको टेबल से दिक्कत आ रही है तो भाई आप क्या करें, आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, आप 20 के फैक्टर करिए। तो भाई 20 के फैक्टर हो जाएंगे 10 दूनी 20। आप 30 के फैक्टर करेंगे तो भाई 30 के फैक्टर हो जाएंगे 10 तिया 30। आप 40 के फैक्टर करेंगे तो भाई ये फैक्टर हो जाएंगे 10 गुना 4 यानी 10 चौक 40। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 10 तो कॉमन है, तो भैया आप 10 को अलग लिख लीजिए। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, तो भाई 3 केवल एक बार आया है। इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप बना सकते हैं 2 की पावर 2। तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, भाई यहाँ पर एक बार है लेकिन यहाँ पर 2 मैक्सिमम 2 बार आया है। तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं या फिर आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो भाई इसको आप कैलकुलेट करेंगे 10 तिया 30, 30 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, अब भी आपका आंसर कितना आएगा, तो भाई अब भी आपका आंसर 120 मिनट ही आएगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया है तो या तो आप एलसीएम निकालिए, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, भाई आपको वही काम करना है, ये जो आपके पास 4 अलग अलग समय दिए गए हैं, आपको जो यहाँ पर अलग अलग ये वाली टाइमिंग दी गई है मिनट की, इनमें से आप किसी भी एक संख्या को ले लीजिए और आप केवल ये चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन सा नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होगा। बिल्कुल वही पहले वाला रूल, आपको डिवीजन रूल लगाना है और आप ये चेक कर लीजिए कि इन 4 समय के अंदर कौन सा समय इन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड है। किसी भी एक नंबर को ले लीजिए, भैया आप कहते हैं कि मैं 40 को लेता हूं, तो 40 का फैक्टर करेंगे तो भाई फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 गुना 4, यानी आपको ऐसा नंबर चाहिए, इन नंबर में से आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से भी डिवाइड हो और जो 4 से भी डिवाइड हो। तो भाई 10 का नियम ये कहता है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, भाई लास्ट में 0 होनी चाहिए। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसके लास्ट में 0 नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब आपके पास दो वैल्यू बच गई जिसके लास्ट में 0 है, तो भाई दोनों पर 10 का नियम अप्लाई हो रहा है। तो 10 का नियम छोड़ो, अब 4 का नियम लगाओ। तो भाई 4 का नियम ये कहता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से अगर विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। तो भाई 150 4 से नहीं कटता, तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 120 ही आपका आंसर आएगा। तो भाई कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट एलसीएम निकालें या फिर आप डिवीजन रूल को अप्लाई करें। तो भाई अगर आपका ये वाला आंसर आ गया तो आप ये वाला आंसर भी बड़े आराम से बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई 120 मिनट का टाइम आया है, इसका मतलब अगली बार जो घंटियां बजेंगी वो 120 मिनट के बाद बजेंगी। तो भाई पहले कब बजी थी, पहले 11 बजे बजी थी। अब 11 में अगर आप 120 मिनट ऐड करेंगे तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, तो भाई ये 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे का मतलब क्या होगा, दोपहर 1 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ये आपके दोनों सवाल हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एसएससी 10+2 में आया हुआ है और एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो भाई किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जरूरी नहीं है कि अगर एसएससी में आया है तो किसी और एग्जाम में नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सवाल किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो भाई आज हमारा ये एलसीएम का टॉपिक कंप्लीट होता है
और जैसा मैंने बताया कि अगली क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो अगली क्लास में HCF वाले नए टॉपिक के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।